सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अध्याय 2 अपना पूरा कर रहे थे, परमाणु की संरचना। अध्याय 2 का नाम क्या है? परमाणु की संरचना, जिसमें कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने पूरा किया था। और हम लोगों का जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था परमाणु मॉडल, जिसमें 2 मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी शामिल था। उनके दोष को हम लोगों ने देखा था। अब आगे जो है एक नया परमाणु मॉडल आएगा, उसके पहले एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ प्रमुख परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण टर्म के बारे में बता देना चाहते हैं, जो है तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं और कंपटीशन के एग्जामों में भी प्रश्न बनते रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है परमाणु संख्या। क्या लिखा हुआ है? परमाणु संख्या। अब देखिए, परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी भी नाभिक में, हम लोगों ने पढ़ लिया कि परमाणु के नाभिक में 3 मूल कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है वही उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या। या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि अगर कोई उदासीन परमाणु हो, यानी कि उस पे कोई आवेश न हो, वह परमाणु हो, यानी वह आयन के रूप में न हो, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी जो है किसके बराबर होगी? परमाणु के संख्या के। यानी कि परमाणु संख्या क्या हो गई कि किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जितनी है उसे हम परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु संख्या बराबर किसके हो गया? प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आयनों के लिए नहीं है। जब परमाणु उदासीन होंगे तब यह समीकरण जो है संतुलित होगा कि परमाणु संख्या अगर हमें पता है, इसका मतलब उतने ही प्रोटॉन है, इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक संख्या पता है, इसका मतलब यह हमें तीनों जानकारी प्राप्त है। तो परमाणु संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। और प्रोटॉनों की संख्या को पी से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ई से। तो ये जो है एक उदासीन परमाणु के लिए यह एक समीकरण है कि जिसमें परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला टॉपिक है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भी उसी तरह है, यह न्यूक्लियनों की कुल संख्या के बराबर होता है। अब इसमें एक नया टर्म आया है, न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसका योग होता है। यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है n + p। n से न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, p से प्रोटॉन को और a से द्रव्यमान संख्या को। तो A बराबर n + p, यानी कि A द्रव्यमान संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग केवल जो है वो आपका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब परमाणु भार क्या होता है कि परमाणु में ये 3 मूल कण होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु में उपस्थित सभी कणों का भार जो होगा उन सबका योग कहलाएगा परमाणु भार।
तो परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में ये थोड़ा अंतर होता है, इसे आप ध्यान से समझे रहें। अगला टॉपिक है आपका समस्थानिक। देखिए अब इसका संधिविच्छेद करेंगे, ये जैसे मैं पहले चैप्टर में भी आपको डिस्कस करा था थोड़ा सा। समस्थानिक क्या होता है? सम माने बराबर, स्थानिक माने स्थान में, यानी कि जो स्थान में बराबर हो। और स्थान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं रसायन की भाषा में? परमाणु क्रमांक से, क्योंकि उन्हीं क्रमांक के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करा जाता है। तो जिनका ऐसे दो तत्व या दो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हों और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1D2, टाइट्रियम, ये H लिख गया है यहाँ, T रहेगा 1T3। टाइट्रियम को T से, ड्यूट्रियम को D से, प्रोटियम को H से प्रदर्शित कर। क्लोरीन का 17 35 और क्लोरीन का 17 37। कार्बन के 3 समस्थानिक 6 12 13 14। अब इन तीनों चीजों में आप देख रहे हैं उदाहरण में कि जो समस्थानिक होते हैं वह एक ही परमाणु में पाए जाते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं, ये क्लोरीन के 2 हैं, ये कार्बन के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ पहले ही परिभाषा में ही कहा गया है कि ऐसे दो तत्व, दो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हों। तो परमाणु क्रमांक बराबर तभी होंगे जब एक ही परमाणु के दो अलग अलग रूप हों, क्योंकि पूरे जो है आवर्त सारणी में ऐसा कोई तत्व नहीं है कि उनके दो अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक। जैसे कक्षा में क्या होता है कि किसी 2 बच्चे का एक ही रोल नंबर एक कक्षा में नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक ही परमाणु के समस्थानिक। उसी का विपरीत है समभारिक। सम माने समान, भारिक यानी भार। परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या जब समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे दो तत्वों को हम आपस में क्या कहेंगे कि ये समभारिक हैं। अब देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने का तात्पर्य है कि जो समभारिक होंगे वो अलग अलग परमाणु में पाए जाएंगे। ठीक है। जैसे कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7। अब देखिए इनका परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। यहाँ आपने देखा कि इनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है। आर्गन 18 40, कैल्शियम का 20 40। और हाँ, एक चीज आप और ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग जब परमाणु क्रमांक का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखें, ये हम यहाँ लिखते हैं Z, ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक, ये X हमने मान लिया एटम, और ये हो गया A, ये इसका क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। तो ये एक निश्चित क्रम होता है इसको प्रदर्शित करने का। जैसे A को हम यहाँ भी लिख देते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है। लेकिन ये एक निश्चित क्रम है कि कोई भी परमाणु जो है आपका जो तत्व है उसके बाईं तरफ ही ऊपर की तरफ घात में क्या रहेगा? आपका द्रव्यमान संख्या, और नीचे की तरफ क्या रहेगा? परमाणु क्रमांक। जैसा कि आप देख सकते हैं सब में मैंने उसी क्रम में लिखा है। इसी तरह 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें ऐसे 2 तत्व या 2 आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो और जिनमें न्यूट्रॉनों की समान हो, उसे न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे देखिए नियान का होता है 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और सोडियम आयन की बात करें तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये भी 10। कैल्शियम डबल प्लस की बात करें तो 20 होता है, डबल प्लस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचा 18। और आर्गन का भी होता है। न्यूट्रॉनिक की बात करें तो कार्बन का जो एक अपर रूप समस्थानिक होता है 6 13, और नाइट्रोजन 7 14। तो 13 में से 6 गया 7 और 14 में से 7 गया 7, न्यूट्रॉन बराबर हो गए। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं। और ये 2 छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे ब्रोमीन 35 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन की संख्या बताइए। अगला सवाल है कि किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः
18 16 16 है, यानी कोई एक स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है। तो आपको बताना है कि जो है स्पीसीज का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हम लोगों का, जिसके माध्यम से आप लोगों ने इन टॉपिक को देखा। इसे आप समझ लें अच्छे से। ये बहुत आसान भी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारा उपयोग है इसका। कंपटीशन के एग्जामों में भी इससे प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसे आप ध्यान से समझ लें, सीख लें और इन प्रश्नों को भी करने का प्रयास करें। तब तक जो है फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।